नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। 8:50 हो चुके हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर न्यूज की पाठशाला। आपका दाखिला हो चुका है, मैडम आ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर से हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं। मैडम आप ये कीजिए, मैडम इस तरीके से कीजिए, हमें ये खबर बताइए, हम ये खबर देखना चाहते हैं। इस प्यार के लिए, इस विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के मुद्दे, सियासत की गुत्थी और आपसे जुड़े हर एक इशू को मैं उठाऊंगी। न्यूज़ की पाठशाला में हर सवाल का चैप्टर खुलेगा ताकि भ्रम का कोई नैरेटिव यहां टिक ना पाए। और मेरा वादा है, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ की पाठशाला। आज सबसे पहले आपको बता दूं पाठशाला में क्या क्या और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर चैप्टर की क्लास लगने वाली है। आज पार्ट नंबर 1 राहुल गांधी का सॉरी वाला चैप्टर खोलेंगे। सॉरी क्योंकि मैं माफी नहीं मांगता, समझ गए ना आप। आगे आएगा पार्ट नंबर 2 यानी चैप्टर 2 पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी। अगर ये नहीं है नागरिकता का प्रूफ तो फिर क्या है? और कांग्रेस ने जिस कानून को बनाया उसकी जिम्मेदारी आज बीजेपी कैसे ले? किस डॉक्यूमेंट से बनेंगे भारतीय? पाठशाला में ये कंप्लीट चैप्टर आपके सामने। उधर चैप्टर नंबर 3 आपका इंतजार करेगा। विधानसभा में किसने कर डाली है शरिया की वकालत? धर्म की आड़ में क्या भारत को पाकिस्तान बना देंगे? 21वीं सदी में 7वीं सदी की सोच वाली एमएलए से मुलाकात आपकी करवाऊंगी। और फिर चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4 दुनिया में 3 जगह भूकंप आया दोस्तों। दिल्ली क्या वो दहल गई और क्यों दहल जाएगी? वेनेजुएला, अमेरिका से जापान तक धरती हिली, कितनी तबाही मची और हम कितने तैयार हैं ये आज आप जानेंगे। और अंत में होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे कि आप बाहर वॉक पर जाएं कि ना जाएं, उंगलियों से मोबाइल की स्क्रीन ना चलाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी सेहत और प्रोडक्टिविटी खो देते हैं। सोचा है कभी? और न्यूज की पाठशाला में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताऊंगी, उसके बाद सारे चैप्टर खोलेंगे। अयोध्या, राम मंदिर, चढ़ावा, उसमें चोरी, इसने हर किसी को परेशान किया है देश में। यह आस्था का सवाल है और इसके साथ कोई मजाक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज की बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में एफआईआर को दर्ज कर दिया गया है और शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर जो एफआईआर करवाई गई है उसमें 8 से ज्यादा लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। और इन नामों में एक टिन्नू यादव है, अनुकल्प मिश्रा है, अविनाश शुक्ला है, करुणेश पांडे है, लवकुश मिश्रा है, रमा शंकर मिश्रा है, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव, इन सब का नाम है। हालांकि अभी ट्रस्ट से जुड़े किसी सदस्य का नाम एफआईआर में नहीं पाया गया है। जांच के बाद कुछ और नाम इसमें बढ़ाए जा सकते हैं, हमें यह जानकारी है। सीएम योगी के आदेश पर ही एफआईआर दर्ज की गई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा को कह दिया गया है कि तीनों ट्रस्ट छोड़ दे। चंदा चोरी के मामले में मंगलवार को एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि एफआईआर के बगैर एसआईटी बिना तीर की कमान है। हालांकि सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, सबसे पहले इस बड़ी खबर पर ये डिटेल चाहेंगे कि ये जो नाम 8 आ रहे हैं ये कौन कौन है, क्योंकि ट्रस्ट से जुड़े किसी शख्स का नाम इसमें दिख नहीं रहा है।
देखिए, इसमें या तो कैशियर हैं जिनकी संख्या 6 है, या फिर 2 नाम ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के हैं, कर्मचारियों के हैं, जिनमें सुभाष श्रीवास्तव, जिनके ऊपर पूरा जिम्मा था कि वो अपनी निगरानी में, अपनी सरपरस्ती में जो चढ़ावा आ रहा है उसकी काउंटिंग करवाएं। दूसरा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जो ट्रस्ट के कर्मचारी थे, लेकिन दखल और रसूख इतना था कि कहीं भी बेरोक-टोक आया जाया करते थे और चढ़ावे प्रक्रिया से भी जुड़े रहते थे। ताले की चाबियां भी इनके पास रहती थी। तो कैशियर के अलावा ये 2 नाम हैं जिनका नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। टिन्नू के भतीजे मनीष यादव, जो कि कैशियर का काम करता था, उसका नाम भी इस एफआईआर में शामिल है। 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं। उम्मीद है कि कल सुबह तक ये दोनों भी पुलिस के शिकंजे में होंगे। 6 जो कैशियर थे रूबिका, वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिए थे। जब काउंटिंग शुरू होती थी और दान पात्र काउंटिंग रूम में अंदर ले जाए जाते थे, तो उसके बाद जब ये निकलते थे तो इनकी जो जेबें हैं वो भरी रहती थी। नोट के लिए बैग बनते थे अलग से, लेकिन जेबें भरी होना साफ तौर पे एक साक्ष्य है जो एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज से हासिल किया है और साक्ष्य का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया। और उस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। तो जो कैशियर है उनमें अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र और मनीष यादव, ये 6 लोग हैं जो हुंडी काउंटिंग किया करते थे और उनका पूरा नेक्सस बना हुआ था। कितने दिनों से ये कर रहे थे वो भी एसआईटी ने मेंशन किया है कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कब से ये रैकेट चढ़ावे में चोरी करता आ रहा था, रामधन में चोरी करता चला आ रहा था। मनीष, क्योंकि लगातार इस खबर को आप ट्रैक कर रहे हैं, तो जरा न्यूज की पाठशाला के दर्शकों को एक एक करके शख्स के बारे में जो 8 नाम आप पढ़ के सुना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले ये सुभाष श्रीवास्तव, ये कौन है और ये क्या, इसके ऊपर क्या आरोप है? सुभाष श्रीवास्तव ट्रस्ट की ओर से ऐसे नियुक्त कर्मचारी थे जिनकी निगरानी में पूरा जो दान पात्र है, जिनकी संख्या 1 दर्जन है, वो जब भर जाते थे तो इनकी निगरानी में ही ट्रस्ट के जो कर्मचारियों की सहायता से उन्हें उठाकर लाया जाता था। 5-5 फुट ऊंचाई उनकी होती है और उन्हें काउंटिंग रूम में ले जाया जाता था। फिर जो बैंक के कर्मचारी हैं, कैशियर, वो आते थे, ट्रस्ट के कर्मचारी जो गिनते थे वो आते थे और उनके ऊपर जिम्मा था कि बिना किसी लापरवाही के कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट की तरफ से दान राशि और चढ़ावे की गिनती के लिए इस शख्स का इस्तेमाल, ठीक है। और अब मुझे ये बताइए, टिन्नू यादव ये चंपत राय का ड्राइवर है, ये क्या किया करता था? इसका भी नाम है एफआईआर में। देखिए, टिन्नू यादव बेहद करीबी है। मंदिर में जो कोई वीआईपी आता था उसकी आवाभगत टिन्नू यादव किया करते थे। जो भी लेन देन होना है मंदिर से संबंधित, उस प्रक्रिया में भी टिन्नू यादव का हस्तक्षेप रहता था। चढ़ावा गिनने की पूरी प्रक्रिया में बेरोक टोक, हालांकि सुभाष श्रीवास्तव निगरानी कर रहे हैं और उस समय कोई आना नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ी टिन्नू यादव वहां भीतर कमरे में पहुंचे, तो ऐसे में बिना किसी काम के अगर आपका आना जाना ऐसे संवेदनशील एरिया में हो रहा है तो आप भी जिम्मेदार हैं। तो टिन्नू यादव का नाम एफआईआर में इसलिए शामिल किया गया है। ओके, अब मनीष जरा ये बताइए कि क्या ये बात सही है कि चंपत राय को ये कह दिया गया है कि आप ट्रस्ट को छोड़ दीजिए? देखिए, अभी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। चूंकि ट्रस्ट में इतने बड़े पैमाने पर और इतने लंबे समय से अगर इस तरह की लापरवाही चल रही थी, रामधन की चोरी हो रही थी, तो जिम्मेदारी नैतिक रूप से ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भी होती है, ट्रस्ट के सचिव की भी होती है, ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों की भी होती है। तो ऐसे में संभावना ये है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर वो कोई निर्णय ले सकते हैं। ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि उन्हें कहा गया है कि वो पूरे ट्रस्ट से अलग हो जाएं, चूंकि मामले की खूब चर्चा हुई है और जो उनके नजदीकी हैं उनका नाम एफआईआर में शामिल है। तो ऐसे में जो जांच की जद के दायरे में वो भी आ जाते हैं। हालांकि एफआईआर और एसआईटी की रिपोर्ट में अभी वो नहीं है, तो आगे पुलिस की विवेचना होगी, उसमें कई लोगों से पूछताछ होगी। तो ऐसे मतलब ये जो 3 नाम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं कि चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा, इन तीनों को कह दिया गया है कि आप ट्रस्ट जो है उससे दूरी बना लें।
जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि उनके ऊपर है मोरल ड्यूटी होती है कि पूरी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ वो संपन्न कराते, जो एसओपी तय की गई थी उनका पालन कराते, लेकिन अनदेखी एसओपी की हुई है। टिन्नू मिश्रा का बेधड़क बेरोकटोक ऐसी जगहों पर जाना, और जो कि चंपत राय के नजदीकी है, चंपत राय के बिहाफ पे वो काम करते हैं, तो ऐसे में चंपत राय को इसीलिए शायद कहा गया है कि वो भी ट्रस्ट से अपने आप को अलग कर लें। हालांकि अब कल तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या कदम चंपत राय की ओर से उठाया जाता है, अनिल मिश्रा कैसे रिएक्ट करते हैं इस बात पर, वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अयोध्या पुलिस 6 लोगों को हिरासत में लेने के बाद, अब मनीष आपको रोक रही हूँ, तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये जो 8 और 8 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो कौन कौन है। रामशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष कुमार यादव, ये सारे नाम आपको चढ़ावा चोरी मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें कौन कौन से नाम है वो आपके सामने यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इनका परिचय भी आप लोगों से करवा देती हूं, ये है कौन। इन सारे लोगों के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ अब जो है अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। अब जांच होगी और इनके खिलाफ सबूत जुटाए जाने हैं। सबसे पहले आपको यह बता देती हूं कि ये जो सुभाष श्रीवास्तव है, ये शख्स है कौन और इसका काम क्या है। मैं इस वक्त आपको बता दूं, वीएचपी से सुरेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे हम फोन पर बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, इन सभी के बारे में डिटेल आपको बताऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज की पाठशाला में। नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है आज की तारीख में। ये सबसे बड़ी खबर भी है, दुखद भी है, चिंतित करने वाली है। इनफैक्ट आस्था के नाम पर इस तरीके की चोरी, और वो भी इतनी लंबी लड़ाई के बाद, ये कलंक के रूप में ही तो देखा जाएगा और क्या। रूबी का दुखद बात तब थी जब ये चोरी हुई और इतने लोग इसमें शामिल हैं, ये बात सामने आई, और इसीलिए उसी दिन से हम लोगों ने तय किया था इन चोरों को पकड़ा जाना चाहिए। जिस सिस्टम की कमी के कारण से ये चोरी कर पाए, वो सिस्टम ठीक होना चाहिए और लोगों की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। और बहुत खुशी की बात यह है रूबी का कि इस प्रकरण के बावजूद पूरे देश की आस्थाएं हिली नहीं, आने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। और मैं समझता हूं इस प्रकरण के बाद जिस पारदर्शिता से इन पर कार्यवाही हो रही है, ये आस्था और मजबूत होगी। नहीं सुरेंद्र जी, ये बात तो आपकी सही है कि आस्था, किसी की आस्था मतलब देशवासियों की, सनातनियों की आस्था इतनी कमजोर नहीं है कि किसी चंदा चोर की वजह से वो कम हो जाए। लेकिन ये दुखद है कि नहीं है? आपको भी जब इस बारे में, सुरेंद्र जैन साहब, जब आपको भी पता चला होगा तो आपको भी इस बात की, ये सिर्फ चिंता वाली बात नहीं है, ये गुस्सा लाने वाली बात है कि आपको प्रभु राम के चरणों में दिए जाने वाले दान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसी में सेंध लगा दी। ये बहुत केवल दुखद नहीं, लज्जाजनक बात थी, हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात थी, क्योंकि पूरे देश ने पूरे विश्वास के साथ हमको यानी ट्रस्ट को वह पैसा दिया था, और केवल ट्रस्ट को नहीं, बाद में जिस शिद्दत के साथ लोग वहां पर आए, सब तरह की तकलीफें उठाकर, और उसके बाद वहां पर उन्होंने चढ़ावा दिया, उसमें जिसने भी हेराफेरी की है वो गद्दारी है। वो केवल अपराध नहीं है, उन्होंने गद्दारी भगवान राम के साथ की है। इनको सजा कानून तो देगा ही। मैं सच बताऊं तो मैं इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आप सब प्रखर और मुखर रहकर हर मुद्दे पर बात करते हैं और आज देश की जनता वही प्रखरता और मुखरता आज भी चाहती है। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है गद्दार, यही वो शब्द है जिसका इस्तेमाल होना चाहिए कि प्रभु राम के साथ गद्दारी की है, आस्था के साथ गद्दारी की है, सनातनियों के साथ गद्दारी की है, और कोई शख्स नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये जो नाम आ रहे हैं सर, रामशंकर यादव, टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव, आपको लगता है ये काफी है, या फिर ट्रस्ट में चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो बाकी दूसरे लोग हों, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? ऐसा है कि एसआईटी ने ये केवल इंक्वायरी नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, और मैं समझता हूं इन्होंने जो अपराधी लोग हैं उनको सामने लेकर आए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बाकी जो नाम हैं
उनके खिलाफ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ही तय करने का अधिकार देना चाहिए। हाँ। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, उनकी लापरवाही तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस लापरवाही के लिए क्या सजा दी जा सकती है, हाँ। क्या निर्णय होगा, वो एसआईटी को तय करने दें। पर सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई होती, आप ट्रस्ट के मेंबर होते और आपका ड्राइवर लिप्त पाया जाता, उस पर गंभीर बड़े आरोप लगते, तो क्या आप ट्रस्ट के सदस्य रहते? दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा, या फिर आप ट्रस्ट से अपने आप को अलग कर देते? रूबिका, मेरा पहला काम यह होता कि ये इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से पूरी हो। केवल टिन्नू नहीं, बाकी और नाम भी आए हैं, कौन कौन अपराधी हैं वो आने चाहिए, और वो सहयोग मैं ट्रस्ट में रहते हुए ही दे सकता था। उनको कौन से कागज चाहिए, उनको कौन से और पत्रक चाहिए, मैं बाहर निकलकर नहीं दे सकता था। नहीं, पर आरोप तो आपके ड्राइवर पर लग रहा है, तो फिर कैसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? मुझे लगता है चूंकि ड्राइवर पर आपको अपने आप को ट्रस्ट से अलग करना पड़ेगा ना। नहीं, एक मिनट रूपिका, चूंकि ड्राइवर पर आरोप है, इसलिए पहला स्टेज पूरा हो गया है। अपराधी पकड़े जा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। मुझे लगता है चंपत जी और बाकी लोग अगले स्टेप के बारे में अलग अवश्य विचार करेंगे, क्योंकि दोषी होना केवल एसआईटी के द्वारा ही नहीं होता। जैसा आप कह रही हैं, मैं सहमत हूं। नहीं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि चंपत राय जी को लेकर, गोपाल राय जी को लेकर, अनिल मिश्रा जी को लेकर आप लोग थोड़ा नरम रवैया अपना रहे हैं? आप लोग निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप पक्ष लेते हुए दिखाई दे, थोड़ा नरम दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है कि हम हाथ में फंदा लेकर नहीं घूम रहे कि सामने दिखाई दे जाए और लटका दें। हमें दिखाई दे रहा है, अब जैसे गोपाल राय का नाम बार बार आ रहा है, गोपाल जी कभी ट्रस्ट के मेंबर नहीं थे। उनके पास ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें कहीं भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो, या वो भ्रष्टाचारियों पर किसी प्रकार का कहना चाहिए संबंध उनका स्थापित हो सके। नहीं, वो बात तो आपकी समझ में आ रही है जैन साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये जान, आप सभी विश्व हिंदू परिषद हो या बाकी सारे संगठन हो, आप लोग इतना नरम रवैया क्यों रख रहे हैं? प्रभु राम की आस्था बढ़ी, प्रभु राम बढ़े, उनके प्रति आस्था में सौंपा गया चंदा बढ़ा कि कोई व्यक्ति विशेष बढ़ा? मेरा यह कहना है, यदि गोपाल जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं, तो आखिर नृपेंद्र जी भी काम के अंदर थे जैसे गोपाल जी थे। हम उनका नाम तो नहीं ले रहे ना, क्योंकि इन लोगों का सीधा संबंध उन चीजों से नहीं था। और इन दोनों ने क्या किया है, एसआईटी यदि इनका प्रत्यक्ष लिप्तता पाती तो इनके ऊपर कार्यवाही अवश्य करती। अगली कार्यवाही ये स्वयं अपने ऊपर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त आप सुरेंद्र जैन साहब को सुन रहे थे, विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन एक बड़े शब्द का इस्तेमाल किया है कि प्रभु राम के साथ, राम लला के साथ जिन्होंने भी गद्दारी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ करपात्री महाराज भी जुड़ चुके हैं, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के फाउंडर है। करपात्री जी, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपको लगता है कि लेट हुई है या वक्त से सब कुछ हो चुका है, और आपको पूरी उम्मीद है कि इन दोषियों को, ये जो आरोपी हैं, अगर दोष इनके साबित हो गए तो बड़ी से और कड़ी से सजा मिलेगी? मेरे ख्याल से आवाज उन पर लेट पहुंचेगी। हाँ करपात्री। करपात्री जी, अच्छा, एक्चुअली हो ये रहा है कि करपात्री जी मुझे फोन से नहीं टीवी से सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज उन तक पहुंचे, जब तक वो जवाब दे बहुत देर हो जाएगी। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। हाँ, अनुराग भदौरिया भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए थे, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राम शंकर यादव टिन्नू
अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ल, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव, रमा शंकर मिश्र, इन सब के खिलाफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है और अब वो वक्त दूर नहीं है जब जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिलहाल मुझे लगता है न्यूज की पाठशाला में अब अगले सब्जेक्ट और अगले चैप्टर का हमें रुख करना चाहिए। तो पहला चैप्टर आज क्या है? पहला है भ्रम फैलाकर सूरमा बनना और फिर माफी मांगकर पीछे हटना। राहुल गांधी का रिग्रेट वाला चैप्टर आपके सामने रख रही हूं। जो राहुल गांधी सीना ठोक कर कहते थे मेरा नाम गांधी है, मैं माफी नहीं मांगता, लेकिन अब कोर्ट में खेद व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? एक पुरानी कहावत है कि गलती करना इंसान का मिजाज है, लेकिन बार बार गलती करना फितरत है और हर बार गलती करके माफी मांगना चालाकी है। और आज एक बार फिर इसी चतुराई का इस्तेमाल करके राहुल गांधी कानूनी मुसीबत से बच गए। 2018 में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में मध्य प्रदेश के उस वक्त सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए थे। उनकी तुलना पाकिस्तान के नेताओं से कर दी थी। लेकिन जैसे ही यह मामला कोर्ट पहुंचा, वैसे ही राहुल गांधी को लगा कि ये तो लेने के देने पड़ गए। वैसे ही राहुल गांधी कोर्ट पहुंच गए और बड़ी शालीनता से रिग्रेट यानी खेद व्यक्त कर दिया। अब आप सोचेंगे रिग्रेट, खेद व्यक्त कर दिया, माफी नहीं मांगी। कानूनी भाषा में और जिसे कहते हैं ना फॉर्मल लैंग्वेज, रिग्रेट और सॉरी में जरा फर्क नहीं है। लेकिन आम व्यवहार में अगर आप कहेंगे तो कहेंगे आई एम सॉरी, और बड़ा अंग्रेज बनकर कहेंगे तो कहेंगे आई रिग्रेट इट। क्या करेंगे? आम भाषा में कहेंगे आई एम सॉरी, पर आपको एकदम बड़का बाबू बनना है तो कहेंगे आई रिग्रेट इट। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत में आरोप और प्रत्यारोप, आलोचना, ये सब चलते रहते हैं और चलना भी चाहिए। लेकिन बगैर रिसर्च, बगैर जानकारी, बगैर सबूत जुटाए इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा देना, वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से, और उसके बाद कोर्ट की शरण में जाकर माफी मांग लेना। आप मुझे बताइए, पहले हजारों लोगों की भीड़ के सामने आरोप लगा दीजिए, सामने वाले कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दीजिए, और जैसे ही फंस जाए तो एक शब्द, मात्र एक शब्द, कौन सा शब्द? रिग्रेट। रिग्रेट बोलकर निकल लेना। ऐसा लगता है कि राहुल जी का ये फॉर्मूला एकदम सेट है। पहले बयान दे दीजिए, भीड़ में एकदम ऐसा बयान दीजिए कि इनसे बेहतर और इनसे सच्ची बात तो कोई करे ही नहीं सकता, और फिर विवाद हो जाए तो खेद व्यक्त कर लो या फिर माफी मांग लो। अगर इस फॉर्मूले को सियासी नारा बना दिया जाए, है ना, कोई नारा वारा बनाना हो, तो पता है क्या होगा? गलती से मिस्टेक हो गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी ने रिग्रेट कहकर मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश की हो। उसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आज आपके सामने रखूंगी, जिसे देखकर आप भी समझ जाएंगे। सुनी सुनाई और बिना रिसर्च वाली स्क्रिप्ट लेकर जब आप मैदान में उतरेंगे और फिर बचने के लिए वकीलों की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो यही होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको राहुल गांधी के पुराने बयान सुनवाती हूं, और इसके बाद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बेटे के लिए क्या कहा था वो भी सुनवाऊंगी। मामा जी के जो बेटे हैं, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। अब यही वजह है कि राहुल गांधी के विरोधी ये कहते हैं कि राहुल गांधी की
राजनीति में दो परमानेंट दोस्तियां हैं, दो परमानेंट फ्रेंड्स हैं। पहला चुनावी बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दूसरा सफाई या खेद व्यक्त कर देना। ये दो ये बेस्ट फ्रेंड हैं। इस बार जो विवाद हुआ है वो करीब 8 साल पुराना है। राहुल गांधी ने इस मामले को तारीख पर तारीख में पहले उलझाया, फिर जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए तब खेद व्यक्त कर दिया, आई रिग्रेट कह दिया। ऐसा लगता है कि उनका इरादा मन से माफी मांगने का नहीं था, कतई नहीं था। 2018 में मध्य प्रदेश के झाबुआ की एक चुनावी रैली थी। राहुल गांधी अपने अंदाज में जनता के सामने गए। पनामा पेपर लीक स्कैंडल का उन्होंने जिक्र किया। इसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे का नाम लिया और उस पर आरोप लगाया। इसके बाद 30 अक्टूबर 2018 को कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन यानी मानहानि का केस दायर कर दिया। कार्तिकेय ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी के बयान से उनकी प्रतिष्ठा और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। फिर आया फरवरी 2025। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को पहला समन जारी किया। फिर आया मई 2025। समन जारी होने के बाद भी राहुल गांधी कोर्ट में नहीं गए। फिर कोर्ट ने दूसरा समन जारी किया। अगस्त 2025 में कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तारीख तय कर दी। अब राहुल गांधी अलर्ट मोड पर आ गए और मार्च 2026 एमपी एमएलए कोर्ट के सामने उनके समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंच गए। अब आया 25 जून। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में लिखित आवेदन दिया और खेद व्यक्त कर दिया। वो खेद वाली कॉपी मैं आपके पास लेकर आई। राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि द एप्लीकेंट डज एक्सप्रेस हिज रिग्रेट नंबर 1, फिर रिग्रेट नंबर द रिग्रेट एक्सप्रेस बाय द एप्लीकेंट रिग्रेट नंबर 2 whereby regret has been expressed for making the alleged defamatory statement 3, फिर आया 4 submits that applicant has expressed his regret, फिर आया clarified and expressed regret 5। कितने हो गए अब तक? कितने हो गए? 5 हो गए ना? 5 रिग्रेट एक ही पेज में आ गए। एक ही पेज में 5 रिग्रेट आ चुकी है। फिर आप आइए छठा रिग्रेट, एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट फॉर एलिजिड डेफेमेटरी स्टेटमेंट। फिर लाइए 7वां रिग्रेट, व्यू ऑफ द रिग्रेट एक्सप्रेस बाय द एप्लीकेंट। फिर लाइए 8वां रिग्रेट, व्हेन रिग्रेट हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय द एप्लीकेंट द प्रोसीडिंग बिफोर दिस कोर्ट आर क्लोज्ड एंड प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द JMFC स्पेशल जज। ये जज साहब कह रहे हैं, ठीक है। अब राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि उनका बयान शिकायतकर्ता यानी कार्तिकेय चौहान के लिए नहीं था। सुनिए राहुल गांधी ने 2018 में कहा क्या था। इधर शिवराज चौहान जी, मामा जी, उधर चौकीदार, इधर मामा जी। मामा जी कहते हैं, अच्छा सबसे पहले मामा जी के जो बेटे हैं, पैनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है। पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा, उसका नाम पैनामा पेपर्स में निकलता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये ऑर्डर कॉपी थी जिसको मैंने आपको पढ़कर सुनाया, पूरा नहीं पढ़ा। रिग्रेट 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 जहां जहां मेंशन था वो बता दिया और 8 मर्तबा इस रिग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर मैंने सोचा ये सॉरी और रिग्रेट में अंतर क्या होता है, तो हमने क्या किया, हमने गूगल किया और गूगल में पता चला कि जब आप फॉर्मली किसी को सॉरी बोलते हैं, जब थोड़ा सॉरो टाइप का कुछ प्रकट करते हैं तो उसे रिग्रेट कह देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बार बार रिग्रेट या सॉरी कहने से गलती मिटती नहीं, फिर सॉरी सिर्फ एक शब्द हो जाता है, केवल शब्द, उसका कोई मतलब, उसका कोई भाव नहीं रहता है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कोर्ट में रिग्रेट या माफी मांगी हो। आपको याद दिला दूं, विनायक दामोदर सावरकर, उस मामले में भी राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो बार बार अपनी गलती दोहराते गए। पहले आपको वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान सुनवाती हूं। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में कई बार
ऐसे बयान दिए, माफी वीर तक उन्हें बुलाया। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने का प्रेशर बढ़ाया, लेकिन राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से कहा और माफी नहीं मांगी। ये कहा कि मेरा नाम गांधी है, मैं माफी नहीं मांगता। लेकिन बाद में जब कोर्ट पहुंचे तो सारे तेवर ठंडे पड़े। इस केस के बारे में जानने से पहले आपको राहुल गांधी के उस बयान को सुनना चाहिए, फिर आप मामला समझेंगे। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, माफी नहीं मांगेंगे, रिग्रेट तो कर ही सकते हैं। ये बयान राहुल गांधी ने जो वो सावरकर पर बयान है वो अलग अलग मौकों पर दिया है। 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में उन्होंने वीर सावरकर पर बयान दिया। उसी महाराष्ट्र में जहां विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से पूजा जाता है। महाराष्ट्र जो वीर सावरकर का गृह राज्य है, जाहिर है इस तरह के बयान पर वीर सावरकर को मानने वाले लोग नाराज हुए और कोर्ट पहुंच गए। 17 दिसंबर 2022 को लखनऊ के लोअर कोर्ट में वकील नृपेंद्र पांडे याचिका दर्ज करवाते हैं। जब लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा तो अप्रैल 2025 में राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। राहुल गांधी समन पर रोक लगाना चाहते थे। हाई कोर्ट से राहत जब नहीं मिली तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचना राहुल गांधी को और भारी पड़ गया। पता है क्यों? क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर उन्हें फटकार लगा दी। पता है आपको कोर्ट ने क्या कहा? जानना चाहेंगे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न उड़ाएं। फिर अगर ऐसा बयान दिया तो इस मामले पर कोर्ट सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले लेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप राजनेता हैं, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। कोर्ट ने फटकार लगाई, नसीहत के साथ राहुल गांधी को मामले में राहत दे दी। तब जाकर राहुल गांधी ने चैन की ठंडी सांस ली। यानी जो राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, वो कोर्ट से तगड़ी डांट खाकर नसीहत लेकर वापस लौटे। अगर राहुल गांधी ने इससे पहले वाले केस से सबक ले लिया होता तो शायद ये गलती ना दोहराते। 2019 में भी राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके लिए उन्हें कोर्ट में जाकर लिखित रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई थी, मैं बता दूं आपको, क्योंकि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर चौकीदार चोर वाला बयान दिया था। आपने भी सुना। यानी राहुल गांधी ने अपनी सियासत के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा। दरअसल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव अपने पूरे जोर पर चरम पर था, राहुल गांधी एक नैरेटिव गढ़ रहे थे, चौकीदार चोर है। चुनावी कैंपेन इसको बना दिया। प्रधानमंत्री के इमेज में सियासी डेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। और इसी दौरान 10 अप्रैल 2019 को अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार ने चोरी करवाई है। राहुल गांधी के इस बयान पर तत्कालीन बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था तो राहुल ने कोर्ट में हलफनामा देकर अपने बयान पर खेद जताया। खेद मतलब आपत्ति मतलब, अरे अभी मैंने बताया था इसमें क्या था, हाँ रिग्रेट। सुप्रीम कोर्ट नाराज था। कोर्ट ने साफ कह दिया कि खेद से काम नहीं चलेगा, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी। और इसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी के बिना शर्त माफी मांगने की खबर आई, तब जाकर मामला खत्म हुआ। राहुल गांधी की टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि पीएम मोदी से सियासी लड़ाई में कांग्रेस हर बार चारों खाने चित हो जाती है। उसके बावजूद राहुल गांधी इस तरीके की गलती अगर कर दें तो बताइए क्या होगा। 2019 के एक बयान की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म हो गई थी और इसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहत मिली थी। राहुल गांधी का वो बयान जो उनकी सियासत पर भारी पड़ गया था, वो भी सुनिए आप। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इस बयान के बाद अगस्त 2023 में सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुना दी थी। इसके अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी।
इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे, वहां भी बात नहीं बनी। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस उस वक्त सख्ते में थी, जमीन खिसक गई थी पैरों तले। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए और तब जाकर संसद सदस्यता बची। राहुल गांधी की टीम और कांग्रेस को यह बात समझनी चाहिए कि ये देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। देश में 140 करोड़ लोग इनको सुनते हैं। उन्हें ऐसे बयान देने नहीं चाहिए जिनकी गंभीरता ना हो, जिनकी गहराई ना हो, जिनका कोई वजन ना हो। और अगर वो लगातार ऐसे बयान देंगे और वापस उससे यू टर्न ले लेंगे, रिग्रेट कर लेंगे, खेद प्रकट कर लेंगे, तो फिर उनकी बात के वजन पर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। एक दौर हुआ करता था जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बयान से सरकारें हिल जाती थी, देश में सियासी भूचाल आ जाया करता था। उसका रिवीजन जरूर करना चाहिए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब आगे बढ़ रही हूं न्यूज की पाठशाला में अगला चैप्टर, और ये जीके वाला चैप्टर है। पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी कार्ड, अगर ये कुछ भी नहीं तो फिर नागरिकता का प्रूफ क्या है? 59 साल पहले कांग्रेस सरकार ने यह कानून बनाया था। अब बीजेपी जिम्मेदार क्यों? कौन सा डॉक्यूमेंट होगा तो माने जाएंगे भारतीय? पाठशाला में अब इसका कंप्लीट चैप्टर आपके सामने रख रही हूं। ऑल ऑफ यू रेडी? ये क्या है? पासपोर्ट। इसे ब्लू बुक भी कहते हैं, नीली किताब। ये मेरा पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट इतनी आसानी से मेरे हाथ में नहीं आया कि मैंने टेबल से उठाया और मेरे पास आ गया। इसके लिए बहुत छानबीन हुई है मेरी। थाने से मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया है, सीआईडी ऑफिस ने मेरी पूरी कुंडली खंगाली है, LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है ना, उसके अधिकारी मेरे घर आए, मुझसे पूछताछ की, मेरे पड़ोसियों से पूछताछ की, मेरे बारे में खूब जांच पड़ताल की। उसके बाद सब कुछ जब सही पाया गया तो मेरा पासपोर्ट प्रिंट होकर मेरे घर पर आया। और इसीलिए हमारे देश में पासपोर्ट को किसी की पहचान का सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, आज इस पासपोर्ट का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि पासपोर्ट नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। किसका डॉक्यूमेंट नहीं है? नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं। पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरे देश में यात्रा के लिए आप कर सकते हैं। पासपोर्ट किसी की नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज है ये नहीं। अब कल से इसी बात पर गजब का हंगामा मचा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है भैया तो सरकार उसे जारी किस आधार पर कर रही है? बड़ा सवालिया निशान। कहा जा रहा है कि भाई सरकार पासपोर्ट जारी करने से पहले पूरी जांच करती है, लेकिन पासपोर्ट जारी होने के बाद वही सरकार कह रही है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये क्या बात हुई? इसी विरोधाभास की वजह से सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस चल रही है। आप लोगों को भी पता ही होगा, गजब की बहस चल रही है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत में आज भी ऐसा कोई दस्तावेज है जिसे हर भारतीय बिना किसी विवाद के और सीना ठोक कर कह सके, हाँ जी ये मेरी नागरिकता का सबूत है, मैं भारतीय हूं। आप जानना चाहेंगे ना? जानना चाहेंगे? अच्छा चलो तो जल्दी से एक टेस्ट कर दिया जाए। पहले हम करेंगे बोर्ड बाबू को प्रणाम, है ना? और अब जरा जाएंगे नोटपैड पर, और नोटपैड पर जाने के बाद ये पता करेंगे, एंड्रॉइड पर जाएंगे, और यहां पर हाँ अच्छा पहले बोर्ड बाबू नहीं, पहले हम एंकर पर जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस पासपोर्ट को लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है, हमारे देश में वो पासपोर्ट रखने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 11% हैं। यानी 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 15 करोड़ लोगों के पास ही पासपोर्ट मौजूद है। यानी ये जो ये पासपोर्ट मैं आपको दिखा रही थी ना, ये पासपोर्ट केवल 11% लोगों के पास ही मौजूद है। और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसे हमारे देश में नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता है?
वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पासपोर्ट तो मैंने ले लिया है, लेकिन ये कौन कौन से वो प्रमाण हैं जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि नागरिकता आपको मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। वोटर आईडी कार्ड, क्या इसको आप नागरिकता का प्रमाण मान सकते हैं? क्या वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है? नहीं। ठीक है, नागरिकता का प्रमाण वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ये बात क्लियर कर दूं मैं आपको। और मैं एकदम ताल ठोक के इस बात को कह सकती हूं। अब ये जो है पासपोर्ट, यहां पासपोर्ट लिखा हुआ है। पासपोर्ट जो है पासपोर्ट क्या नागरिकता का आपका प्रूफ हो सकता है? नहीं, ये नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता है। अच्छा, ये आपको मैं अभी मेरे ख्याल से आपको ठीक से दिखाई देगा। पासपोर्ट, क्या पासपोर्ट नागरिकता का कानून है? सॉरी, नागरिकता का प्रूफ है? नहीं है। वोटर आईडी कार्ड, ये भी नहीं है। अब जरा इधर आ जाइए। आधार कार्ड, क्या आपको लगता है आधार कार्ड प्रमाणिकता है नागरिकता की? नहीं, ये भी प्रमाण पत्र नहीं है। अब आ जाइए आप निवास प्रमाण, क्या नागरिकता का प्रमाण पत्र ये है? तो मैं आपको बता दूं, ये भी नहीं है। यानी आप चाहे आधार कार्ड अपने पास रखे हो, पासपोर्ट अपने पास रखे हो, वोटर आईडी कार्ड रखे हो, या फिर निवास प्रमाण, इनमें से कोई भी आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको मैं समझा देती हूं। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये कानून कह रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है, आधार नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कह दिया है। पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी, अब ये समझ लीजिए, नया नहीं है। कोई नियम, कोई कानून नहीं बदला गया है और ना ही नया बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट पहले नागरिकता का प्रमाण पत्र हुआ करता था और मोदी सरकार आई तो ये प्रमाण पत्र जो है बदल दिया गया। ऐसा नहीं है, अचानक से सिटीजन शिप डॉक्यूमेंट मानने से इसे इनकार कर दिया और मोदी सरकार ने, ना, यह गलत बात है। इंडी गठबंधन ने ऐसा माहौल जरूर बनाया है कि सरकार ने क्या गजब ही कर दिया, हाय तबाह मची हुई है। अरे, पासपोर्ट के बारे में सरकार ये बात कैसे कह सकती है कि ये सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है? आप भी ये सवाल पूछ रहे होंगे ना। मैं आपको ये क्लियर कर देती हूं, कांग्रेस और उसके साथी दल कैसे देश की 140 करोड़ जनता को बरगलाने में जुटे हुए हैं। और मैं बहुत संजीदगी के साथ ये बात कह रही हूं। आप देखिए कि आज से 59 साल पहले 24 जून 1967 को कांग्रेस सरकार ने इंडियन पासपोर्ट एक्ट बनाया था। कब बनाया था? 59 साल पहले, 1967 में। ध्यान से सुनिए, 24 जून कांग्रेस सरकार ने इंडियन पासपोर्ट एक्ट बनाया। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। उस पासपोर्ट एक्ट के क्लॉज नंबर 20 में साफ साफ लिखा गया कि केंद्र सरकार लोकहित में किसी गैर भारतीय नागरिक का पासपोर्ट जारी कर सकती है। मैं फिर रिपीट करूं, इस पासपोर्ट एक्ट में क्लॉज नंबर 20 ये कहता है कि केंद्र सरकार लोकहित में किसी भी गैर भारतीय नागरिक को पासपोर्ट जारी कर सकती है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में पासपोर्ट के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। वो जो शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है वो आप देख लीजिए। इट इज कॉल्ड, क्या है? ट्रैवल डॉक्यूमेंट। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पासपोर्ट एक्ट 1967 में इस शब्द का, ट्रैवल डॉक्यूमेंट शब्द का कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। पासपोर्ट एक्ट 1967 1967
एक्ट 1967 में इस शब्द का इस्तेमाल ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई बताओ, गैस करो, दीपेंद्र गैस करो कितनी बार होगा इस शब्द का इस्तेमाल, ट्रैवल डॉक्यूमेंट शब्द का इस्तेमाल पासपोर्ट एक्ट जो कि 1967 में बना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 98 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्या मतलब है इसका? ये नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और ये किसी और ने नहीं कहा, पासपोर्ट एक्ट ने कहा जिसे बनाया गया था 1967 में। मतलब यह है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट का यूज, इस शब्द का यूज आज की तारीख में या 2014 के बाद नहीं हुआ है। एक्ट की शुरुआत से लेकर आखिर तक ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही ये था। अब कांग्रेस ऐसा हल्ला क्यों मचा रही है जैसे पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट अभी 2014 में मोदी सरकार ने बना दिया है? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को आपको सुनना चाहिए और उसके बाद मैं बताऊंगी किसने क्या क्या कहा। सुनिए। क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। सुन लिया आपने, मोदी जी का चरण वंदन। तो इससे पहले की सरकारों में कौन सा चरण वंदन नागरिकता का प्रमाण हो जाता था? कांग्रेस, आरजेडी, एआईएमआईएम, शिवसेना, यूबीटी, पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट बताए जाने पर कौन क्या कह रहा है एक बार मैं आपको बताती हूं और उसके बाद वापस फैक्ट आपके सामने लाऊंगी। मत भूलिएगा, पासपोर्ट एक्ट 1967 ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक बार नहीं 98 बार उसमें इस्तेमाल किया गया है। अब सुनिए कौन क्या कह रहा है। कांग्रेस की केरलम इकाई कहती है कि पासपोर्ट एक किताब है, आधार एक कार्ड है, पैन खाना पकाने के लिए है, वोटर आईडी दिखाने के लिए है और मोदी एक मजाक है, ये कह रहे हैं। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, तो फिर नागरिकता का सबूत कौन सा डॉक्यूमेंट है? असद ओवैसी कहते हैं कि 2030 तक नागरिकता का सबूत सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट होगा, बीजेपी की मेंबरशिप। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कहती हैं कि बीजेपी का जो सदस्यता कार्ड है वही नागरिकता साबित करने का वैध कार्ड है। जावेद अख्तर कहते हैं कि पासपोर्ट को सिर्फ घूमने फिरने का डॉक्यूमेंट बताना बेतुकी बात लगती है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कहते हैं कि अपनी बहुत कंफ्यूज्ड विदेश नीति के अलावा एमईए और कितना बेतुका हो सकता है। मतलब गजब है, गजब है हुक्म, गजब है। ये बात कोई आम आदमी कहता, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता तो फिर समझ में आता। वो बेचारा गरीब इंसान अगर कोई कहता जो गांव में रहता है, उसे अपनी खेती बाड़ी से मतलब है, अगर वो भी ये सवाल उठाता तो समझ में आता। क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के बारे में शायद उनको जानकारी ना हो, लेकिन यहां तो एक से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कपिल सिब्बल, ओवैसी, कानून के बड़े जानकार, ये तो सब कुछ जानते हैं। तो फिर क्या ये सवाल मैं ना पूछूं कि आप जानबूझकर लोगों को बरगला रहे हैं? सुनिए जरा। अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? अब आप ये भी समझ लीजिए कि विदेश मंत्रालय की जो बात है वो कानूनी रूप से सही है, कोई कुछ भी कह दे। और क्यों विदेश मंत्रालय पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट बता रहा है, इसे भी समझिए। देखिए, पासपोर्ट जारी होता है पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत, ठीक है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके तहत कंट्रोल की जाती है। और ये सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कब बना था? 1955 में। पासपोर्ट कानून डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करता है, जबकि सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता के बारे में कानूनी स्थिति को बताता है। और इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। पासपोर्ट विदेश मंत्रालय के अधीन है
और नागरिकता का फैसला गृह मंत्रालय करता है। दोनों अलग विभाग हैं। आज से 13 साल पहले 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ये कह चुका है कि पासपोर्ट अपने आप में भारतीय नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। ऐसे में सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आज की तारीख में, उन्हीं को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो कोई नया कानून बनाया ही नहीं है और किसी मौजूदा कानून में कोई बदलाव किया ही नहीं है। 2014 से पहले जो व्यवस्था थी वही उसके बाद भी चल रही है। एनआरसी के जरिए नागरिकता का पक्का सबूत मिल सकता था, लेकिन जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने इसका विरोध किया। और तीसरी बात यह कि नागरिकता के सबूत के बगैर किसी भी व्यक्ति को परेशान या हिरासत में नहीं लिया जा रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, अब वो भी सुनिए आप। एमईए की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है। उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया। अभी तक बहुत से लोगों को यह भ्रम था या भ्रम फैलाया जा रहा था कि पासपोर्ट ही नागरिकता का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोई एक यूनिवर्सल नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है जो हर नागरिक के पास हो। वैसे होना तो कायदे से चाहिए। हमारे देश में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता निर्धारित की जाती है, और वो कौन कौन से तरीके से होती है ये भी आपको समझा लेती हूं। हमारे देश में नागरिकता जन्म के आधार पर तय होती है, वंश के आधार पर तय होती है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर तय होती है, नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिककरण के आधार पर हो रही है, और भारत में विलय के आधार पर भी तय की जाती है। यही वजह है कि हमारे देश में नागरिकता साबित करने के लिए अक्सर परिस्थितियों के अनुसार एक या एक से ज्यादा दस्तावेजों का सहारा ले लिया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता ही मिलेगी। उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। भारत में जन्म से नागरिकता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का जन्म कब हुआ और उसके माँ बाप की नागरिकता क्या थी। मतलब 3 बातें अहम हो जाती है, और ध्यान से सुनिएगा वो 3 कौन सी बातें हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ दिलचस्प है। 1 से 26 जनवरी 1901 जो पहली बात है कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जितने भी लोग जन्मे हैं बिना शर्त भारतीय नागरिक माने जाएंगे। किसका बर्थडे आया भाई? 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1985 के बीच जितने भी लोग 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 इसके बीच जितने भी लोग जन्मे हैं वो बिना शर्त भारतीय नागरिक माने जाते हैं। फिर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 के बीच जन्मे लोगों के माँ बाप में से एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कंफ्यूज? 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 के बीच अगर आप जन्मे हैं, अब इसमें तो जन्मे होंगे, हाँ, तो इसमें आपके माँ बाप में से एक को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 3 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग जन्मे हैं उनके लिए क्या चाहिए आपको? बर्थ सर्टिफिकेट, ये अनिवार्य है, और उनके माँ बाप में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसलिए अब ये मांग तेजी से उठने लगी है कि भारत में नागरिकता की पहचान करने वाला कोई एक डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, और हम भी इसी के पक्ष में हैं, ताकि आप निकालिए एक पर्चा और कहिए हाँ मैं भारतीय हूं और ये रहा इसका प्रूफ। सोचा है कभी? हम तो ये कहते हैं आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। क्या आप जानते हैं उंगलियों से मोबाइल की स्क्रीन पर आप कितना चल जाते हैं? कभी सोचा है? आप इसको चलाते हैं ऐसे 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 करके, जब स्क्रीन को आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं। भारत में एक व्यक्ति हर दिन औसतन ऑन एन एवरेज 180 मिनट सिर्फ रील और शॉर्ट्स देखने में बिता देता है।
मेटा प्लेटफॉर्म यह दावा करता है कि भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 97% लोग हर दिन शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और बगैर किसी सोच समझ के देखते हैं। अब ये उनकी आदत हो गई है, उनका अंगूठा खुद ब खुद चलने लगता है। वो किसी एक रील पर रुकते ही नहीं है 3-4 सेकंड से ज्यादा। 2026 के इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये बताया है कि डिजिटल लत सीधे तौर पर एफिशिएंसी और मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही है। अगर औसत कुशल पेशेवर यानी एवरेज प्रोफेशनल प्रति घंटे 100 रुपए कमा रहा है तो उस हिसाब से 3 घंटे का नुकसान 300 रुपए हो रहा है। भारत में 65 से 70 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स है और अगर 65 करोड़ यूजर्स के हिसाब से देखें तो 19,500 करोड़ रुपए रोजाना आर्थिक नुकसान इस देश को हो रहा है और एक साल में यह 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है सिर्फ रील्स देखने में। एक रिक्वेस्ट करूं, बदलाव दूसरों से नहीं खुद से शुरू होता है। लीजिए भाई, घंटी बज गई है, अब जाना होगा, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर हो जाऊंगी न्यूज़ की पाठशाला में। मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ की पाठशाला।